कर लो कि यार हमें सरकारी नौकरी दिलवा दो, हम क्या करें बताइए। हड़ताल की वजह से पूरे प्रदेश में मीट मंडियों में सन्नाटा पसरा रहा। दुकानदार कामकाज छोड़कर बैठे रहे। लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और गोरखपुर समेत कई शहरों में मीट कारोबारी सड़क पर उतरे। वहीं मीट कारोबारियों की हड़ताल का समर्थन चमड़ा कारोबारियों ने भी किया और सरकार पर उनका कारोबार बर्बाद करने का आरोप लगाया। बच्चे कहाँ जाएंगे, भूखे मरेंगे, उनको कौन रोटी देगा, रोटी खिलाने वाला कौन है? सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि इस बीच सरकार ने साफ कर दिया कि सिर्फ अवैध बूचड़खानों पर ही कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। ये जो कार्रवाई है वो अवैध बुचड़खानों के ऊपर ही है। लेकिन सरकार की सफाई से विरोध करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा और इस मुद्दे पर सियासी माहौल भी गर्मा गया। लोकसभा में यह मुद्दा हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया और यूपी में बूचड़खानों पर हो रही कार्रवाई पर सवाल उठाए। Is the government really does it wants to promote the export of buffalo meat or does it wants to put a ban on it? ओवैसी के सवालों का जवाब सरकार की ओर से निर्मला सीतारामन ने दिया और साफ कर दिया कि कार्रवाई के निशाने पर सिर्फ अवैध बूचड़खाने हैं। What is being done in Uttar Pradesh is about the illegal slaughterhouses. संसद में इस मुद्दे पर सरकार ने अपना रुख एक बार फिर साफ किया। लेकिन सड़क की सियासत में बयानबाजी जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने योगी सरकार के फैसले पर तंज कसा और सरकार के वैध और अवैध के फॉर्मूले का कुछ यूं मखौल उड़ाया। त्रिपुरा है, गोवा है, इन राज्यों में गाय कटेगी, बाकी राज्यों में नहीं कटेगी। ये कैसा कानून है? वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यूपी सरकार को अपना एजेंडा न चलाने की नसीहत दी। दहशत का माहौल अगर आप यूपी में क्रिएट करना चाहते हैं वो देश के लिए भी अच्छा नहीं है। योगी सरकार के ताबड़तोड़ फैसलों पर सियासी माहौल खासा गरमाया हुआ है क्योंकि योगी सरकार ने महज एक हफ्ते के अंदर 50 ऐसे फरमान सुनाए जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की अफसरशाही में खलबली मचा दी। क्योंकि सीएम योगी ने फरमान सुनाने के साथ ही उनकी निगरानी भी शुरू कर दी। ताजा आदेशों के मुताबिक गन्ना किसानों का बकाया भुगतान 15 दिन के भीतर करने का आदेश दिया गया है। व्यस्त बाजारों में पुलिस को पैदल गश्त का आदेश दिया गया है। भूख या बीमारी से हुई मौत के लिए डीएम और सीएमओ की जवाबदेही तय की गई। राशन, खनन और वन माफिया के खिलाफ अभियान शुरू करने के आदेश दिए गए। इन फैसलों की जानकारी सीएम योगी ने खुद ट्विटर पर दी। इससे पहले योगी सरकार ने 50 से ज्यादा ऐसे फैसले किए हैं जिनका असर जमीन पर दिखने लगा है। चाहे वो बूचड़खानों पर कार्रवाई का फैसला हो या फिर एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए मंचलों पर लगाम लगाने की कवायद। विपक्ष के हमलों से बेपरवाह योगी सरकार अपने फैसले धड़ाधड़ लागू करने का अभियान छेड़ चुकी है। सौभाग्य की एक बात यह कि कड़े फैसले कुछ देर की मुश्किल जरूर पैदा करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि अगर योगी सरकार अपने सारे फैसले जमीन पर उतारने में कामयाब हो गई तो यूपी में माहौल बदलते देर नहीं लगेगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक गाड़ी को सफेद झंडी दिखाकर रवाना किया गया। फूलों से सजी इस गाड़ी में पका पकाया मांस रखा था जिसे राज्य सरकार में मंत्री स्वप्न देवनाथ ने सफेद झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना को मीट ऑन व्हील्स नाम से शुरू किया है। राज्य सरकार इस योजना से काफी उत्साहित है तो विपक्षी दलों को भी इससे कोई परहेज नहीं, लेकिन वो कुछ नसीहत भी दे रहे हैं। সোজা কথা হচ্ছে এই প্রাণী পালকদের উৎসাহিত করবার सरकारी अनुमति से भोजन बिकना चाहिए। अभी इस योजना के तहत 4 वाहन कोलकाता और आसपास के इलाकों में ये बना बनाया मांस परोसेंगे। सौभाग्य की एक बात यह कि यूपी में बूचड़खानों पर मचे घमासान के बीच पश्चिम बंगाल सरकार का ये फैसला अगर किसी सियासी दांव का हिस्सा हो तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। संसद भवन के परिसर में अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल पत्रकारों के सवाल को अनसुना कर आगे बढ़ गए, क्योंकि नरेश गुजराल से राम मंदिर मुद्दे पर चल रही बयानबाजी को लेकर सवाल किए गए। लेकिन जैसे ही सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, नरेश गुजराल सवालों को लगभग अनसुना करते हुए आगे बढ़े और तेजी से दौड़ते हुए संसद परिसर की सीढ़ियों पर चढ़े और अंदर चले गए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी मंदिर मुद्दे से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दिया। राम मंदिर पे इतना जोर से बोली टीवी पे आपने जरा बोलिए ना आज। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की बयानबाजी के बाद अब सत्ता पक्ष के नेता जहां इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं तो वहीं विपक्ष हमलावर मुद्रा में है। केवल राम मंदिर के एजेंडा के अलावा कोई नहीं है। कब तक इस देश के लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे ये लोग? इससे पहले रविवार को वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने मंदिर राग छेड़ा था और केंद्र सरकार से मंदिर निर्माण के लिए संवैधानिक रास्ता अख्तियार करने की बात कही थी। इतना ही नहीं, तोगड़िया ने देश भर में मंदिर मुद्दे को लेकर अभियान छेड़ने की बात भी कही, जिसके
इसके बाद तोगड़िया के बयान पर तो बीजेपी नेता बोलने से बच रहे हैं, लेकिन तोगड़िया जैसी ही सलाह देने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बयान को सत्ता पक्ष के नेताओं का समर्थन मिला है। ठीक ही कहा सुब्रमण्यम स्वामी के डीएनए हम लोगों का एक ही है। बीते दिनों सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कानून बनाकर राम मंदिर बनाने की वकालत की थी, जिसका विपक्ष ने तीखा विरोध किया। ऐसे में अब जबकि दोबारा इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हुई है तो विपक्षी हमले शुरू हो गए। इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है आजम खान ने। आजम ने कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की नसीहत दी। मैं तब भी यही कहता था कि आपस में मत लड़ो, जो अदालत फैसला कर दे उससे मान लो। विपक्ष ने मंदिर मुद्दे पर बयानबाजी को वाजिब मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। मंदिर मुद्दे की सियासत में यूपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर फतेह बहादुर सिंह भी कूद पड़े। फतेह बहादुर ने राम मंदिर के लिए जान की बाजी लगा देने का दावा किया। दृढ़ संकल्प लिए हैं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे हमें अपने आप को बलिदानित करना पड़े तो भी हम राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करेंगे। सौ बात की एक बात यह कि कोर्ट के बाहर मंदिर मुद्दे के सुलझने की उम्मीद न के बराबर दिख रही है, क्योंकि मामले में पक्षकार लोग इसके लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में ऐसे बयानों के जरिए सिर्फ सियासत साधने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आखिरी फैसला तो अदालत को ही करना है। अमेरिका में एक छोटी पनडुब्बी ने समंदर में 1.5 किलोमीटर की गहराई तक गोता लगाया। इसे कैलिफोर्निया की कंपनी सी इमेजिन ने बनाया, जिसका दावा है कि उसकी बनाई पनडुब्बी को आसानी से कोई भी ऑपरेट कर सकता है, यानी इसे निजी पनडुब्बी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे एक एसयूवी से खींचकर लाया गया, फिर क्रेन की मदद से पानी में उतारा गया। समंदर में कुछ दूर तक नाव की तरह चलने के बाद इस पनडुब्बी ने पानी में गोता लगाया, जहां 1.5 किलोमीटर की गहराई पर जाकर इसने समंदर के खूबसूरत नजारे का वीडियो भी बनाया, जिसे पनडुब्बी के केबिन से बनाया गया, क्योंकि यह केबिन शीशे का है। इस पनडुब्बी को कई अलग अलग मॉडल में बाजार में उतारा गया और जिसे नाम दिया गया है ऑरोरा 3C। इसके अलग अलग मॉडल में 2 यात्री से लेकर 6 यात्री तक के बैठने की जगह है। भारतीय रुपयों में इस पनडुब्बी की कीमत 6.5 करोड़ रुपए से लेकर 19.5 करोड़ रुपए तक है। इसे आगे बैठे 2 पायलट ऑपरेट करते हैं। करीब 6 मीटर लंबी यह पनडुब्बी 8 घंटे तक समंदर के अंदर रह सकती है। पनडुब्बी के बाहर कई लैंप भी लगे हैं, जिनकी रोशनी में समंदर के अंदर की चीजों को देखना आसान हो जाता है। सौ बात की एक बात यह कि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो रोमांच के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। ऐसे लोग हमेशा बाजार के खिलाड़ियों के निशाने पर रहते हैं। छोटी निजी पनडुब्बी के जरिए भी रोमांच के बाजार में नया धमाका करने की कोशिश हो रही है। आधार कार्ड से जुड़ी एक याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं में अनिवार्य बनाए जाने के खिलाफ जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को बैंक खाते खोलने जैसी अन्य योजनाओं में आधार का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए 7 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ गठित की जानी है। फिलहाल ऐसा संभव नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि आधार अनिवार्य न बनाने का आदेश समाज कल्याण की योजनाओं के लिए था। इनकम टैक्स रिटर्न जैसी दूसरी चीजों के लिए इस पर पाबंदी नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में जीएसटी बिल पेश कर दिया। बिल पर बुधवार को चर्चा होगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस प्रमुख को सही बताते हुए मोहन भागवत को राष्ट्रपति बनाने की मांग की। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने परिवहन मंत्री एके शशींद्रन पर लगे आरोपों की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। अश्लील बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद केरल के परिवहन मंत्री शशींद्रन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऐलान किया कि वो पेट्रोल डीजल बचाने के लिए हफ्ते में 1 दिन गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुहिम को सफल बनाने के लिए उन्होंने एक ई-रिक्शा खरीदा है। बीजेपी विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने सरकार से मुंबई के मालाबार हिल्स में मौजूद जिन्ना हाउस को ढहाने की मांग की। बीजेपी विधायक ने जिन्ना हाउस को विभाजन का प्रतीक मानते हुए इसे विभाजन की साजिश का केंद्र बताया। लोढ़ा ने तर्क दिया कि इस बंगले के रखरखाव में सरकार के लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। लोढ़ा ने 2.5 एकड़ में बने 2603 करोड़ रुपए के जिन्ना हाउस की जगह एक कल्चरल सेंटर बनाने की मांग की। संसद के शत्रु संपत्ति अधिनियम पारित किए जाने के बाद जिन्ना हाउस भारत सरकार की संपत्ति है। पीडब्ल्यूडी इस बिल्डिंग की देखरेख और मेंटेनेंस करता है।
अनुष्का शर्मा और दिलजीत दोसांझ की फिल्म फिल्लौरी ने शुरुआती 3 दिनों में 15 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। और तेरे बिन सांस भी काट सी काटे रे, और तेरे बिन जिंदगी राख सी लागे रे। सैटेलाइट और म्यूजिक राइट से फिल्म पहले ही 12 करोड़ की कमाई कर चुकी है। इस तरह फिल्म ने अब तक 27 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आने वाली फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर का पोस्टर रिलीज हो गया। फिल्म 2018 में रिलीज होगी। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का एक एक्शन वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है। वीडियो में प्रियंका हील पहनकर फाइट करने के गुर सिखा रही हैं। पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी 7 साल की बेटी अलीशा के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में बाजार पूरी तरह बंद रहे क्योंकि शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने यहां बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये लोग शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर लगी एयरलाइंस कंपनियों की पाबंदी के खिलाफ सड़क पर उतरे और विरोध जताया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उस्मानाबाद को पूरी तरह बंद रखा और बाइक रैली निकालकर अपने सांसद के प्रति अपना समर्थन जताया। रविंद्र जी गायकवाड़ साहब, इनके ऊपर जो अन्याय हुआ है इसके वास्ते आज का ये बंद है। एयर इंडिया कर्मचारी के साथ मारपीट के बाद शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ को कई एयरलाइंस ने नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया, जिसके बाद अब गायकवाड़ के समर्थक सड़क पर उतर आए। तो वहीं गायकवाड़ को हवाई यात्रा के लिए प्रतिबंधित किए जाने का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में भी गरमाया। शिवसेना ने अपने सांसद के पक्ष में खुलकर आवाज बुलंद की। इसके लिए शिवसेना सांसद आनंद राव अडसुल ने यह मुद्दा लोकसभा में उठाया और कपिल शर्मा का उदाहरण देते हुए सरकार से सवाल किया। कपिल शर्मा दारू पी के हंगामा किया, कर्मचारी को मार दिया, खाली उसकी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा। एयर इंडिया की फ्लाइट में ही कपिल शर्मा पर भी हंगामा करने के आरोप लगे थे, जिसे आधार बनाकर शिवसेना ने सवाल खड़े किए। तो वहीं शिवसेना को इस मामले पर समाजवादी पार्टी का भी साथ मिला। एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया। सारी एयरलाइंस ने एमपी को बैन कर दिया। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ को अब तक 6 विमान कंपनियां टिकट देने से मना कर चुकी हैं, जिसके बाद शिवसेना अपने सांसद के पक्ष में आक्रामक तरीके से खड़ी है। इसके लिए शिवसेना ने हवाई यात्रा की इजाजत न देने पर विमान कंपनियों पर सीधा हमला बोला और विमान कंपनियों पर दबंगई दिखाने का आरोप लगाया। एयरलाइंस कंपनियों ने रवि गायकवाड़ जी के ऊपर जो बैन डाला है, मुझे लगता है ये दादागिरी। हालांकि इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने साफ किया कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं होगा। We can't compromise safety in our airlines. गायकवाड़ पर एयरलाइन कंपनियों के बैन का मामला अब और ज्यादा गरमाने लगा। सौभाग्य की एक बात यह है कि शिवसेना सांसद गायकवाड़ के लिए ज्यादा मुश्किलें फ्लाइट में हंगामे के बाद की गई दबंग बयानबाजी ने खड़ी की, वरना सांसद के पास खेत जताकर मामला रफा दफा करने का मौका भी था, जो उन्होंने खो दिया। नासा के वर्जीनिया सेंटर पर 14 फीट की ऊंचाई से एक विमान के फ्यूजलेज के हिस्से को नीचे गिरा दिया गया। नकली हादसे के इस प्रयोग से वैज्ञानिक ये पता कर रहे हैं कि जब ऐसा होता तो कितना ताकतवर झटका लगता, ताकि कोई विमान इस तरह से गिरे तो उसमें बैठे यात्रियों को कम से कम चोट लगे। इसलिए विमान के फ्यूजलेज के एक हिस्से में बहुत से पुतले रखे गए थे, फिर एक क्रेन से इसे 14 फीट की ऊंचाई तक उठाकर नीचे छोड़ दिया गया। 30 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से ये नीचे आए और ऐसे करीब 10 टेस्ट के दौरान ये देखा गया कि पुतलों को कितनी ताकत से झटका लगा। इन्हें इंसानी शरीर के हिसाब से बनाया गया था ताकि इन्हें लगने वाले झटके की इंसान को लगने वाले झटके से तुलना की जा सके, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि नए जमाने के ज्यादा सुरक्षित विमान बनाए जा सके। विमान से लेकर हेलीकॉप्टर तक की तकनीक सुधारने के लिए नासा के वर्जीनिया सेंटर पर पहले भी ऐसे कई प्रयोग किए जा चुके हैं, जिसके तहत यहां हल्के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग भी कराई जा चुकी है। अमेरिकी सेना के भारी चीनूक हेलीकॉप्टर की मजबूती को भी यहां परखा जा चुका है। इसके अंदर पायलट और मुसाफिरों की डमी को ठीक उसी तरह से लगाया गया जैसे असली उड़ान के दौरान मुसाफिर बैठते हैं। छोटे प्लेन पर क्रैश टेस्ट किया जा चुका था जो गिरने के बाद पलट गया था।
उसमें रखी गई डमी को किस तरह से झटका लगा, नासा ने इस पर लंबी रिसर्च की। यही नहीं, नासा ने चांद पर जाने वाले ओरायन यान के कैप्सूल को भी पानी और जमीन पर क्रैश टेस्ट किया। चांद से लौटने के बाद इसी कैप्सूल से यात्रियों को धरती पर वापस लाने की योजना है। सौगात की एक बात यह कि हवाई सफर ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित तभी बन सकेंगे जब विमान बनाते वक्त ऐसे क्रैश टेस्ट से मिले आंकड़ों का पूरा इस्तेमाल किया जाए। पटना में बीजेपी के एक विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की वजह से उन्होंने यह रास्ता चुना। इसलिए जीन्स, शर्ट और चश्मा पहनकर विधायक नीरज बबलू साइकिल चलाते हुए विधानसभा पहुंच गए। विधायक को इस तरह आता देखकर मीडिया का जमावड़ा लग गया। फिर तो उन्होंने भी विधानसभा के बाहर घूम घूम कर खूब तस्वीरें खिंचवाईं। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद खुद ही ये भी बताने लगे कि वो किधर से आएंगे जब उनकी फोटो ली जाए। पीएम की तेल बचाओ अपील का नीरज बबलू पर इतना असर हुआ कि अगले ही दिन उन्होंने गाड़ी छोड़ दी। चलिए सर, आस्ते चलिए सर। मैंने आज से संकल्प किया कि मैं सप्ताह में एक दिन जरूर साइकिल का इस्तेमाल करूं। विधायक ने सरकार से एक अपील जारी करने की गुजारिश की ताकि दूसरे विधायक, मंत्री और अधिकारी भी हफ्ते में एक दिन साइकिल से दफ्तर आएं। सौगात की एक बात यह कि अगर वाकई पीएम की सलाह का विधायक पर इतना असर पड़ा है तो विधायक को गंभीरता दिखानी चाहिए। सिर्फ कैमरे से तस्वीरें खिंचवाने और सुर्खियों में आने के लिए साइकिल चलाने से कुछ नहीं बदलेगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान में जहर उगलने वाला आतंक का नया चेहरा सामने आया है। दहशतगर्दी के इस नाम को आतंकी हाफिज सईद का वारिस बताया जा रहा है, जिसका नाम है अब्दुल रहमान मक्की, जो जमातुद दावा के मुखिया हाफिज सईद का साला है। हाफिज के नजरबंद होने के बाद आतंकी संगठन की पूरी कमान इसके हाथों में आ गई। अभी पाकिस्तान में घूम घूम कर अपने जीजा हाफिज सईद को रिहा कराने की मुहिम चला रहा है। जेल में नजरबंद करके, कैद करके और अपने मुंह से ममिया रहा है। मक्की ने यह जहरीला भाषण 23 मार्च को लाहौर में दिया, जिसमें मक्की ने पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को ही निशाने पर नहीं लिया बल्कि नवाज शरीफ को भी सीधी चेतावनी दे डाली और फरमान सुनाने वाले अंदाज में कह दिया कि वो हिंदुओं के कार्यक्रम में शिरकत करना बंद करें। दिल की गहराइयों से होली से जुड़े एक आयोजन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे, जिसमें वहां की हिंदू लड़कियों ने गायत्री मंत्र पढ़ा था। यही देखकर मक्की के सीने पर सांप लौटने लगा। हम मोतियों से जप्पियां डालेंगे, हम हिंदुओं से होलियों की फरमाइशें करेंगे। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने में मक्की हाफिज से भी आगे। हुकूमत इस्लामाबाद जालिमो जाहिल हिंदू की दोस्त। हाफिज सईद की नजरबंदी के बाद से उसका साला मक्की रावलपिंडी, लाहौर, पीओके में मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली में रैली कर चुका है। इन रैलियों के जरिए वो आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटा रहा है। इसी वजह से जानकार उसे ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं। इससे पहले भी वो जमातुद दावा में एंटी इंडिया मिशन की कमान संभाल रहा था। उसको लश्कर तैयबा और जमातुद दावा की कमान जो है वो सौंपी गई है। अमेरिका ने भी मक्की को खतरनाक आतंकियों की लिस्ट में डाला। अब्दुल रहमान मक्की पहली बार चर्चा में तब आया जब 2010 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उसने हिंदुस्तान के 3 शहरों को दहलाने की धमकी दी। मक्की पर अमेरिका ने 13 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इनाम रखा है। इसके बावजूद मक्की पाकिस्तान में खुलेआम घूमकर लोगों को भारत और अमेरिका के खिलाफ भड़काता है। अमेरिका के मुताबिक मक्की अलकायदा, आईएसआई और दूसरे आतंकी संगठनों से भी जुड़ा है। पाकिस्तान के कई कट्टरपंथी संगठन उसके इशारे पर काम करते हैं। सौगात की एक बात यह कि हाफिज की नजरबंदी के बाद उसके संगठन की कमर टूटती जा रही है। ऐसे में अब कमान मक्की ने संभाली है ताकि हाफिज की गैर मौजूदगी में भी उसकी आतंक की दुकान चलती रहे। ये ताजा बयानबाजी इसी कोशिश का नमूना है। समाजवादी पार्टी ने नया स्लोगन जारी किया है। यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना स्लोगन जारी किया है। पार्टी का नया नारा है, आपकी साइकिल सदा चलेगी आपके नाम से, फिर प्रदेश का दिल जीतेंगे हम मिलकर अपने काम से। चुनाव आयोग ने संगठन चुनाव निपटाने की तारीख बढ़ाते हुए कांग्रेस को 31 दिसंबर तक मतदान कराने को कहा है। बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ ली। पंजाब में जारी विधानसभा सत्र में प्रकाश सिंह और सुखबीर बादल नजर नहीं आए। सत्र शुरू होने से पहले दोनों स्पीकर के कमरे में ही विधायक पद की शपथ लेकर चले गए। सीएजी रिपोर्ट में उजागर हुई गड़बड़ियों को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा। सीएजी की टिप्पणियों पर शिवराज सिंह जी को इस्तीफा देना चाहिए।
किसानों की आत्महत्या को गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 4 हफ्तों में इससे निपटने के लिए रोड मैप पेश करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 27 हफ्ते की गर्भवती एक महिला की गर्भपात की इजाजत मांगने वाली याचिका खारिज कर दी। महिला ने पेट में पल रहे बच्चे के विकास को असामान्य बताते हुए गर्भपात की इजाजत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर तय करने को कहा कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले गैर मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा या नहीं। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में रहने वाले गैर मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले पर 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है। राज्य में मुस्लिम आबादी 68% है, फिर भी उन्हें केंद्रीय योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए तय लाभ दिए जाते हैं। याचिका में मांग की गई है कि ये लाभ हिंदू, सिख और बौद्ध समुदाय को मिलना चाहिए। मौसम का अनुमान बताने वाली निजी कंपनी स्काईमेट ने इस साल सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है। ऐसा हुआ तो ये लगातार चौथा साल होगा जब देश में सामान्य से कम मानसून रहेगा। स्काईमेट के मुताबिक इस साल जून से सितंबर के दौरान सामान्य के मुकाबले 95% मानसून रहने का अनुमान है। स्काईमेट ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कम बारिश होने का अनुमान जताया है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और मुंबई में भी कम बारिश की आशंका है। नाम शबाना फिल्म का प्रमोशन करने दिल्ली के गार्गी कॉलेज पहुंची तापसी पन्नू ने छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। फिल्म की रिलीज पर फैसला करने के लिए फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने लिपस्टिक अंडर माय बुर्का देखी। सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट देने से इनकार करने के बाद प्रकाश झा ने फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। लेली जान 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 बिना पूछे हाय हाय दे जान 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 बिना पूछे हाय हाय। आपातकाल पर बनी मधुर भंडारकर की फिल्म इंदू सरकार का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया। अपनी आने वाली फिल्म पद्मावती में व्यस्त रहने के कारण दीपिका पादुकोण 2017 के कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल नहीं हो सकेंगी। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में खुले बाजार के बीच प्रोजेक्टर पर फिल्म चलती दिखी, लेकिन सरे बाजार चल रही इस फिल्म को देखने के लिए इक्का दुक्का लोग ही खड़े हुए थे। क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपनी उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रोजेक्टर पर सरकारी फिल्में दिखानी शुरू की हैं। आज उनमें से 11 लाख लोग का फायदा उठा रहे हैं। एमसीडी चुनावों को ध्यान में रखकर पूरी दिल्ली में ऐसे 3000 शो हर रोज हो रहे हैं, लेकिन इन्हें देखने वालों का हर जगह टोटा लगा हुआ। भीड़ नहीं होना तो एक प्रोसेस की कमी हो सकती है कि हो सकता है जहां पे आपने देखा हो वहां पे जिसकी जिम्मेदारी थी उसने उस काम को ठीक ढंग से किया नहीं। एमसीडी चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने जहां रैलियों और जनसंपर्क के जरिए माहौल बनाना शुरू किया है, वहीं आम आदमी पार्टी को अपनी सरकार की उपलब्धियों का सहारा है। लेकिन प्रोजेक्टर के जरिए भीड़ जुटाने का फॉर्मूला फिलहाल फ्लॉप होता दिख रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी की सियासी मुश्किल सिर्फ इतनी ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक वेद प्रकाश भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसका ऐलान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया, जहां वेद प्रकाश के गले में बीजेपी का अंगवस्त्र डालकर पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। बवाना से विधायक वेद प्रकाश ने भी विधानसभा सदस्य के तौर पर अपना इस्तीफा भेज दिया। जो भी पीड़ित होगा, जो भी दुखी होगा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुला। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, जो आने वाले दिनों में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग तेज कर दी है और इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग में दस्तक दी। इसके लिए आम आदमी पार्टी के नेता पंकज शर्मा और राघव चड्ढा चुनाव आयोग पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। इससे देश के मतदाता का विश्वास चुनावी प्रक्रिया से डगमगा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग पहले ही उठाई थी। इस बीच अपने विधायक वेद प्रकाश के पार्टी छोड़ने पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी पर केजरीवाल की सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। एमसीडी चुनाव में अपने हार को देखकर बौखलाहट के कारण भारतीय जनता पार्टी वही हथकंडे फिर से अपनाना शुरू कर रही है। सौभाग्य की एक बात यह कि एमसीडी चुनाव के लिए जोड़ तोड़ और सियासी दांवपेच का खेल शुरू हो गया है। खासकर एमसीडी में सत्ताधारी बीजेपी के लिए किला बचाने की बड़ी चुनौती है, जिसके लिए बीजेपी ने भी रणनीति के सारे घोड़े खोल दिए। दक्षिण कोरिया के समंदर में डूबा 6800 टन का भारी भरकम जहाज पानी के ऊपर आ गया। इस जहाज को 3 साल से निकालने की कोशिश की जा रही थी, जो अब जाकर कामयाब हुई जब डूबा जहाज 2 प्लेटफॉर्म जैसे बड़े जहाजों के बीच पानी के ऊपर आ गया। ये जहाज एक तरफ करवट लिए हुए था,
जबकि पानी में 37 मीटर नीचे वो 3 साल तक सिर के बल पड़ा रहा। गोताखोरों ने अंदर ही जहाज में बड़ी बड़ी भारी क्रेन के हुक फंसा दिए थे जो लोहे के तार से बंधे थे। इसके बाद क्रेन की मदद से जहाज को अंदर ही एक तरफ पलट दिया गया और फिर इसे पानी के दबाव से ऊपर उठा दिया गया। अब निकाले गए जहाज को प्लेटफॉर्म जैसे दोनों जहाज एक आधे डूबे हुए जहाज पर ले जाएंगे, जिस पर रखकर इसे हादसे वाली जगह से दूर ले जाया जाएगा। और इसके साथ ही इस हादसे का अंत हो गया है जिसने दक्षिण कोरिया को दहला दिया था। इस हादसे में 300 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर स्कूल के छात्र थे। इस हादसे में कुल 295 शव मिले थे और अनुमान है कि बाकी शव जहाज के अंदर ही हैं। इसलिए जहाज को जब ऊपर लाया जा रहा था तब पीड़ितों के रिश्तेदार भी दूर खड़े एक जहाज से ये नजारा देख रहे थे, जो उनके लिए बहुत जज्बाती लम्हा था। हादसा लापरवाही की बड़ी मिसाल कहा जाता है। असल में जब हादसा हुआ तो जहाज की कमान एक 26 साल की लड़की के हाथ थी जो पहली बार किसी जहाज को दिशा दिखा रही थी, जबकि कैप्टन दूसरी जगह पर था। जब वो कंट्रोल रूम लौटा तब उसने लोगों को नहीं भागने का निर्देश दिया, जिसकी वजह से ज्यादा मौतें होंगी। इसीलिए इस जहाज को निकाला जाना दक्षिण कोरिया के लिए बड़ी घटना है। सौभाग्य की एक बात यह कि इस जहाज के साथ दक्षिण कोरिया के लोगों की बुरी यादें जुड़ी हैं, लेकिन ये जहाज इंसानी लापरवाही का भी जीता जागता सबूत है, जो बताता है कि मामूली सी लापरवाही कई बार बड़े हादसे का सबब बन जाती है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कुछ लोग एक इमारत की छत पर खड़े होकर शोर मचाने लगे। श्रीनगर के चिनार बाग इलाके में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके के लोग एक इमारत की छत पर चढ़ गए और आग बुझाने के लिए शोर मचाने लगे। इलाके के ज्यादातर मकान लकड़ी के बने थे, इसलिए आग तेजी से फैलती चली गई। घटना की खबर मिलते ही दमकल की 12 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। इसलिए पास के नाले से कई मोटर पंप के जरिए आग को बुझाने की कोशिश की गई। जब हम यहाँ पे पहुंचे तो सिमिलरली यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे जो हाउसेज है वो टोटली डैमेज्ड हुए हैं। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। लोग अपने बचे हुए सामान की तलाश करने लगे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। आग पर काबू पाने के दौरान 2 दमकल कर्मी भी झुलस गए। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। सौभाग्य की एक बात यह कि श्रीनगर ही नहीं बल्कि देश के ज्यादातर घनी आबादी वाले इलाकों में आग बुझाने के इंतजाम न के बराबर हैं, जिसकी वजह से मामूली आग भी बड़ा नुकसान कर देती है। ऐसे में यह घटना बड़ा सबक है। जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर सरकार की एक कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को पैलेट गन का विकल्प ढूंढ लेना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाना सरकार का मकसद नहीं है, सरकार को बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार 4-5 विरोध प्रदर्शनों में नए विकल्पों को आजमाए, लेजर गन या बदबू वाले पानी के छिड़काव का प्रयोग करे। 10 अप्रैल को अगली सुनवाई में कोर्ट को जवाब। 3 तलाक पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक के मुद्दे पर हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी का विरोध किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि यह वैधानिक मामला है, इसलिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। ईवीएम में छेड़छाड़ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 8 हफ्ते बाद सुनवाई हो सकती है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से चुनाव आयोग के जवाब की मियाद बताने की अपील की थी। जेएनयू के छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में 9 छात्रों के लाई डिटेक्टर टेस्ट पर कोर्ट अब 30 मार्च को फैसला सुनाएगा। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता का बेटा होने का दावा करने वाले शख्स के दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर मद्रास हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से हिजबुल मुजाहिदीन के 6 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आतंकियों के ठिकाने से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए नौशेरा सेक्टर में भारत की 2 पोस्टों को निशाना बनाकर गोलियां दागी। पंजाब में पाकिस्तान से लगती सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। लाभ के पद के केस में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया। पटना के एनआईटी घाट पर नाव दुर्घटना मामले में छपरा के डीएम दीपक आनंद को कारण बताओ नोटिस भेजकर 15 दिन में जवाब मांगा गया। दुर्घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। गुजरात की जाखू समुद्री सीमा से पाकिस्तानी सेना ने 19 नावों समेत 100 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय हाई कमीशन ने 100 मछुआरों की गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान से जानकारी मांगी। पाकिस्तान ने सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए देश से लगी अफगानिस्तान की सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया।
ब्रिटेन की संसद पर हुए आतंकी हमले में खुफिया एजेंसी स्कॉटलैंड यार्ड ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। जापान के तोचिकी प्रांत में सोमवार सुबह बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 6 छात्रों की मौत हो गई। पटना में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर लेटकर प्रदर्शन करने लगे। ये लोग बीएसएससी घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। इसलिए जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा के पास हंगामा करने पहुंच गए। पुलिस जब उन्हें हटाने की कोशिश करती तो आगे जाकर वो फिर सड़क पर बैठ जाते। कोई तिरंगा लेकर रोड पर दौड़ने लगा। कार्यकर्ताओं की वजह से सड़क पर पूरी तरह हंगामा खड़ा हो चुका था। बिहार में बीएसएससी का पर्चा लीक होने के बाद आयोग के अध्यक्ष समेत बड़े अधिकारी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। पूछताछ के दौरान कुछ मंत्री, नेता और अफसरों के नाम का भी खुलासा हुआ है। इसी वजह से नीतीश सरकार के खिलाफ सड़क पर विरोधियों का गुस्सा निकल रहा है। प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव की पार्टी के लोगों ने भी पुलिस की नाक में दम कर दिया। कई मंत्री विधायक का नाम आया है, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है? बिहार को इन लोगों ने बर्बाद करने का काम किया है। कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस ने तमाम हथकंडे अपनाए। लाठियों का डर दिखाया, लेकिन वो फिर आगे जाकर सड़क पर लेट गए। आखिर में उन्हें पुलिस वालों ने उठाकर हटाया और थाने में ले जाकर बंद कर दिया। इस बीच पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी सामने आए। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा बताई और न्यूज 18 इंडिया को उन्होंने प्रदर्शन के दौरान लगी चोट दिखाई। पप्पू यादव का दावा है कि महागठबंधन सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की उन्हें सजा मिल रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुद्दों पर घेरने की वजह से उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। 200 वर्कर मेरे गाय मारने की साजिश थी। प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव की पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को भी चोट आई, जिनकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पप्पू यादव को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को पप्पू यादव के समर्थकों ने के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अब से कुछ देर बाद पप्पू यादव को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी गांधी मैदान थाने के एक पुराने मामले में जारी वारंट के आधार पर की गई है। 100 बात की एक बात यह कि बिहार में एसएससी परीक्षा घोटाले का मामला नीतीश सरकार के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इसमें रसूखदारों के नाम सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे विपक्ष की मोर्चेबंदी तेज होती जा रही है। मोरक्को की राजधानी रबात की एक ऊंची इमारत की महज 9 फीट चौड़ी दीवार पर एक शख्स को दौड़ते देखकर लोग हैरान रह गए। इसके बाद वो शख्स एक ऊंची जगह पर आकर खड़ा हो गया। और वो जहां खड़ा था वो जगह बहुत ऊंची थी। फिर कैमरा हिलने लगा। इसके बाद वो शख्स कम ऊंचाई वाली जगह पर आकर दीवार से नीचे उतरने लगा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
बेगुनाह कैद में डाला है। भारत के यारों ने, नजरिया के गद्दारों ने। सौभाग्य की एक बात, मोरक्को में एक शख्स ऊंची इमारत की दीवार पर हाथ का सहारा लेकर उल्टा खड़ा हो गया और फिर वो ऊंची दीवार पर ही कसरत करने लगा। क्योंकि ऊंची दीवार पर उल्टा खड़ा होने वाला खालिद तेनी मांसपेशियां बनाने के लिए जिम को जरूरी नहीं मानता। ऊंची दीवारों पर कसरत के शौकीन इस शख्स ने इमारत के दूसरे कोने पर भी ऐसा ही किया। हालांकि अंत में वो थोड़ा संतुलन भी खो बैठा था। लेकिन ऐसा उसने पहली बार नहीं किया है। मोरक्को की राजधानी रबात की ऊंची इमारतों पर उसकी खतरनाक कसरत के कई वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं, जिनमें एक वीडियो में वो रेलिंग पकड़कर सिटअप्स करता है जबकि नीचे सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थी। इसके बाद वो दीवार से लटककर खतरनाक पुलअप करने लगता है। उसकी एक भी गलती उसकी जान ले सकती थी, लेकिन वो ऐसा एक नहीं कई बार कर चुका है। दरअसल खालिद तेनी का मानना है कि मांसपेशियां बनाने के लिए सिर्फ कसरत की जरूरत होती है, जिम की नहीं। खुले में ही नियम से कसरत करके उसने शानदार जिस्म बनाया है। सौभाग्य की बात है कि अच्छा शरीर बनाने के लिए ऊंची इमारतों पर खतरनाक स्टंट करना भी जरूरी नहीं है। ऐसे में खालिद का ये दावा सिर्फ प्रचार पाने की कोशिश भर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यूपी के कौशाम्बी के पिंपरा थाने में अचानक बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस पर इन लोगों का गुस्सा एक छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पिपरा थाने पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। छेड़खानी की घटना के बाद छात्रा ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आरोप है कि छेड़खानी करने वाले युवक से लड़की के भाई की लड़ाई हुई थी और जब पुलिस को इसकी शिकायत की गई तो पुलिस ने लड़की के भाई के खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया। मेरे ही भाई और चाचा के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ। इस तरह का कदम उठाया। घटना के बाद से लड़की का परिवार बेहद गुस्से में है। चौकी पे भी हम लोगों से कोई नहीं हुई, उल्टा हम लोगों को ऊपर ही FIR दर्ज कर दी गई है। तो एंटी रोमियो दस्ते के लिए वाहवाही बटोर रही यूपी पुलिस ने फौरन चौकी इंचार्ज और एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठते ही एंटी रोमियो दस्ते पर भी सियासी बहस शुरू हो गई, तो सरकार ने सफाई देने में भी देर नहीं की। और श्रीकांत शर्मा ने कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने इस मामले में सरकार को घेरने के बजाय एंटी रोमियो दस्ते की तारीफ की। आजम ने मांग की है कि अपनी मर्जी से पार्क में बैठे प्रेमी युगलों पर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। कोई सुधरे न सुधरे, मैं चाहता हूं कि मुसलमान नौजवान लड़के और लड़कियों को सुधारा जाए। तो यूपी में जगह जगह पर एंटी रोमियो दस्तों की कार्रवाई भी जारी है। सौभाग्य की एक बात यह कि योगी सरकार को अगर पुलिस की छवि वाकई बदलनी है तो सिर्फ एंटी रोमियो दस्ते से काम नहीं चलने वाला, बल्कि पुलिस वालों की कार्यशैली भी बदलने पर जोर देना होगा, वरना ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। गायकवाड़ मामले में दिल्ली पुलिस ने बयान दर्ज किया। शिवसेना सांसद की मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने पीड़ित सुकुमार समेत कुल 15 लोगों का बयान दर्ज किया। लोकसभा ने मेंटल हेल्थ बिल पास कर दिया। अब मानसिक रोगियों को बिजली के झटके नहीं दिए जाएंगे, साथ ही खुदकुशी को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम 6:30 बजे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई। बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। कल सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। ठाणे पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाई जा रही 3 घायल गायों को एक लग्जरी कार से बरामद किया, जबकि कार में सवार आरोपी भागने में कामयाब हो गए। एक एक्सीडेंट के बाद इस तस्करी का पता चला। पुलिस कार के नंबर के सहारे इसके मालिक तक पहुंचने की बात कह रही है। मुंबई के दादर इलाके में फुटबॉल खेलने से मना करने पर 7 लड़कों ने एक प्रोफेसर की पिटाई कर दी। घायल प्रोफेसर अस्पताल में भर्ती है। इस मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को जमानत मिल गई है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सेंसेक्स 184 अंक लुढ़ककर 29,237 अंक पर और निफ्टी 63 अंक गिरकर 9,045 अंक पर बंद हुआ। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 100 रुपए चढ़कर 29,430 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। उद्योगों और सिक्का बनाने वालों की ओर से बढ़ी मांग की वजह से चांदी 200 रुपए बढ़कर 42,000 रुपए प्रति किलो हो गई। सर्बिया के एलग्रेड में फुटबॉल मैच के दौरान दर्शकों से खचाखच भरा मैदान अचानक मशालों से जगमगा उठा, क्योंकि यहां सर्बिया और रूस की फुटबॉल क्लब की टीम के बीच खेले गए दोस्ताना मैच में रूस के कुछ दर्शकों पर किसी अज्ञात शख्स ने चाकू से हमला कर दिया।
इसलिए झंडे लहराते हुए हजारों समर्थक मशाल जलाकर विरोध जताने लगे, जिसकी वजह से पूरा स्टेडियम जगमगा उठा। लोगों ने जलती हुई मशाल मैदान में भी फेंकी और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। इस मैच में सर्बिया की टीम ने रूस को 2-1 से हरा दिया। मैच खत्म होने के बाद दोनों देशों के दर्शक स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे और आरोप है कि इसी दौरान भीड़ का फायदा उठाकर अल्बानिया के कुछ लोगों ने रूस के दर्शकों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इसी के विरोध में प्रदर्शनकारी स्टेडियम में इकट्ठा होने से पहले सड़क पर उतरे और हाथों में मशाल लेकर विरोध जताने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस वाले भी हाथ बांधे खड़े रहे, जिसके बाद ये भीड़ सड़क से होती हुई स्टेडियम पहुंच गई और विरोध प्रदर्शन का एक और दौर शुरू हो गया। सौभाग्य की एक बात यह कि खेल में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन किसी पर हमले कर विरोध जताना खेल भावना और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कुछ लोग सड़क जाम कर सेना की गाड़ी पर पथराव करने लगे। रविवार को सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया था, जिसके विरोध में कुछ लोग सड़कों पर उतर आए और सेना की गाड़ी पर पथराव करने लगे। हंगामा कर रहे लोगों ने सड़क पर लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा रखकर रास्ता बंद कर दिया और नारेबाजी करने लगे। आतंकियों की मौत के विरोध में लोगों ने त्राल में भी खूब हंगामा किया और सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया। हालांकि सेना की गाड़ी हंगामा कर रहे लोगों के करीब पहुंची तो वो वहां से भागने लगे। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों की मौत के विरोध में पुलवामा के कई इलाकों में दुकानें बंद रही। एक और सड़क पर लोगों का हंगामा चल रहा था तो दूसरी ओर आतंकियों के जनाजे की तैयारी हो रही। यहां सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे गए आतंकी रईस मानी और फारूक खुर्रा के नमाज जनाजा में सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे और खूब नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने हवाई फायरिंग भी की। सौभाग्य की एक बात यह कि घाटी में ऐसे तत्वों की मौजूदगी बड़ी संख्या में है जो सरहद पार बैठे अपने आकाओं के इशारे पर कश्मीरी युवाओं को भड़काते हैं। ऐसे में आतंक के पनाहगारों पर भी सख्ती जरूरी है ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। सरकार ने सूबे में चल रहे अवैध बूचड़खानों को 72 घंटे में बंद करने का आदेश दिया है। ये आदेश लागू कराने के लिए गृह सचिव ने झारखंड के सभी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि अवैध बूचड़खाने तय समय सीमा के अंदर बंद कराए जाएं। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, जाहिर है ये यूपी का असर है, लेकिन अवैध बूचड़खानों के क्या मुहिम वहां पर भी या मांग चली थी वहां पर भी? बिल्कुल, देखिए वहाँ पर विधानसभा जब चल रहा था उसके दौरान ही यह मांग उठी थी कि अवैध बूचड़खानों को झारखंड में बंद कर दिया जाए और शायद यही वजह है कि यहाँ पर भी यह कदम उठाया गया है, जहाँ होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जितने भी कमिश्नर वहाँ पर तैनात हैं वो अपने इलाके में जाकर यह देखे कि कहाँ अवैध बूचड़खाना चल रहा है और उसको 72 घंटे के अंदर बंद कर दिया जाए। तो अब ये कार्रवाई शुरू हो गई है। चंद्रमोहन तक शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। तो ये खबर झारखंड से। समाजवादी पार्टी में शिवपाल और आजम खान को किनारे करने की तैयारी। खबर है कि समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव और आजम खान को दरकिनार कर राम गोविंद चौधरी को विपक्ष का नेता बना सकती है। कल नाम का ऐलान हो सकता है। जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार को चुनाव आयोग ने आरके नगर विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए नाव का निशान दिया है। शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरण ने आरके नगर उपचुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। दिनाकरण ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि पनीर सेल्वम ने अपने चुनाव निशान बिजली के खंभे और पत्ती से लोगों को भ्रमित किया है। 16 दिसंबर गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली 4 दोषियों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। चारों को फांसी की सजा दी गई थी। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक बस पलटने से 10 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने एक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में खुदाई के दौरान पानी की पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी वेस्ट हो रही है। सीमापुरी से एमसीडी चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए हरियाणा से लाई गई शराब की 31 पेटियों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान की सिंध यूनिवर्सिटी के कैंपस में होली खेलने पर छात्रों को हिंदू त्योहार मनाए जाने के लिए लिखित माफी पेश करने के लिए कहा गया। यूनिवर्सिटी की तरफ से 10 छात्रों को होली के लिए माफी मांगने के लिए कहा गया है, जिनमें 4 हिंदू और बाकी मुस्लिम छात्र हैं। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है कि क्या यह डिसिप्लिन का मुद्दा है या भेदभाव का। कलाई की चोट की वजह से ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज शॉन टेट ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया।
केन विलियमसन के शतक से न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 विकेट खोकर 321 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 314 रन पर सिमट गई थी, जिससे न्यूजीलैंड ने 7 रन की बढ़त हासिल कर ली। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और ओडिशा सरकार ने आधिकारिक पुष्टि की है कि वर्ल्ड हॉकी लीग 2017 और मेंस वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला कोलकाता में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में लोग खिड़कियों को लकड़ी के बोर्ड से और दरवाजों को रेत की बोरियों से सील कर रहे हैं, और ये तैयारी इसलिए चल रही है क्योंकि वहां 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला तूफान है। इसलिए समंदर के किनारे बने इस घर की पहली मंजिल की खिड़की को लकड़ी के बड़े बोर्ड से सील कर दिया गया। बाकी खिड़कियों पर भी बोर्ड लगा दिया गया। शीशे की दीवारों पर टेप चिपका दी गई। कुछ लोगों ने घरों और दुकानों के सामने रेत की बोरियां जमा कर दी। लोग समंदर के किनारे पड़ी रेत को बोरियों में भरकर ला रहे हैं। यहाँ की दीवारों पर भी लिख दिया गया है कि साइक्लोन डेबी आ रहा है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में रोजमर्रा के काम छोड़कर लोग सिर्फ आने वाले तूफान की चिंता कर रहे हैं। सरकार ने भी समंदर के किनारे वाले इलाकों से लोगों को हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि माना जा रहा है कि जब तूफान आएगा तो 4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। समंदर में मची हलचल भी यही इशारा कर रही है। कई इलाकों में हुई भारी बारिश ने भी चेतावनी दे दी, लिहाजा बसों में भरकर लोगों को उन पक्की इमारतों में ले जाया जा रहा है जिन्हें तूफान के वक्त पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। सौभाग्य की एक बात यह कि कुदरत की ताकत से लड़ पाना इंसान के लिए मुश्किल है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि नुकसान से बचने के लिए पहले से तैयारी पुख्ता रखी जाए। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक युवक सिर पकड़कर चिल्लाने लगा क्योंकि उसे प्रदर्शन के दौरान चोट लग गई, जिसके बाद उसने अचानक सिर पकड़ लिया और नीचे गिर गया। बाद में कुछ लोगों ने उसे संभाला और उठाकर अस्पताल ले गए। ये युवक कुछ छात्रों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहा था। ये सभी एसएसएलसी परीक्षा में गणित का पेपर रद्द किए जाने से नाराज थे। इसके विरोध में वो नीले रंग के झंडे लेकर प्रदर्शन करने लगे। इसी दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पानी की बौछार भी की। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं हुए और वो बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, पर पानी की तेज बौछारें उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर देती। Minister of Education, Mr. Sri Devindranath, should resign from this post. यह हंगामा काफी देर तक यूं ही चलता रहा, फिर किसी तरह पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया। पूरा मामला करीब 1 हफ्ते पहले शुरू हुआ। 20 मार्च को एसएसएलसी गणित का पेपर हुआ था। हालांकि फिर खबरें आई कि कुछ प्रश्न लीक हो गए हैं, जिसके बाद केरल सरकार ने इस पेपर को रद्द कर दिया। अब यह परीक्षा 30 मार्च को होनी है। सौभाग्य की एक बात यह कि अगर पेपर लीक हुआ है तो सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि सवाल आखिर छात्रों के भविष्य का है। छात्रों पर लाठी चलाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। धर्मशाला टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई पारी के 54वें ओवर में टीम इंडिया के कई खिलाड़ी मैदान से बाहर जाने लगे, जिन्हें अंपायर के इशारे के बाद वापस मैदान में आना पड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई पारी का 10वां विकेट गिरना अभी बाकी था। जबकि मुरली विजय समेत कुछ और खिलाड़ी हेजलवुड को कैच आउट मानकर मैदान से बाहर चले गए थे, लेकिन बड़ी सी स्क्रीन पर थर्ड अंपायर ने अपना फैसला हरे रंग से नॉट आउट लिखकर दिया, तो खिलाड़ियों को मैदान पर लौटना पड़ा। Everyone was convinced that थर्ड अंपायर को स्लो मोशन रिप्ले देखकर ऐसा लगा कि स्लिप में खड़े मुरली विजय ने कैच सफाई से नहीं पकड़ा, बल्कि गेंद घास से छू गई थी। हालांकि पैड पहनकर मैदान में वापस आने के लिए मुरली विजय को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा और इसी ओवर में अश्विन ने हेजलवुड को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। लेकिन हेजलवुड की जिस कैच को लेकर थर्ड अंपायर से सवाल पूछा गया, उस पर स्टीव स्मिथ घिर गए, जबकि स्टीव स्मिथ फील्ड पर नहीं बल्कि ड्रेसिंग रूम में बैठे थे। स्टीव स्मिथ को टीवी कैमरे ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के ड्रेसिंग रूम में ही उस वक्त कैद किया और जब थर्ड अंपायर का फैसला आया तो वो मुंह से कुछ बड़बड़ाते हुए अपनी कुर्सी पर बैठते दिखे। बीसीसीआई का मानना है कि स्टीव स्मिथ मुरली विजय को गाली दे रहे थे और सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई इसके लिए स्टीव स्मिथ की शिकायत भी आईसीसी को करने का मन बना रहा है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम केवल 137 रन पर ढेर हो गई, जिसकी वजह भारतीय गेंदबाजों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। खास बात यह थी कि दूसरी पारी में स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन भी शानदार रहा। उमेश यादव ने 3 विकेट लिए, तो 1 विकेट भुवनेश्वर कुमार ने लिया।
रविंद्र जाडेजा ने 3 विकेट लिए और आर अश्विन ने भी 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज 50 रन भी नहीं बना पाया। सबसे ज्यादा स्कोर मैक्सवेल का रहा, जिन्हें 45 रन के स्कोर पर अश्विन ने आउट किया। धर्मशाला टेस्ट में भारत की मजबूत पकड़ के पीछे धारदार गेंदबाजी के साथ साथ सधी हुई बल्लेबाजी भी रही। पहली पारी में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के 300 रन के जवाब में 332 का स्कोर खड़ा किया, जिसमें केएल राहुल के शानदार 60 रन, चेतेश्वर पुजारा के 57 रन और रहाणे के 46 रन शामिल हैं। केवल 221 रन पर भारतीय टीम के 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद जब टीम दबाव में दिखने लगी तो रिद्धिमान साहा और रविंद्र जाडेजा ने 7वें विकेट के लिए 96 रन की साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया। साहा ने शानदार 31 रन और रविंद्र जाडेजा ने ताबड़तोड़ 63 रन बनाए। दूसरी पारी में टीम इंडिया ने बिना विकेट खोए 19 रन बना लिए हैं और जीत भारत से केवल 87 रन दूर है। सौभाग्य की एक बात यह कि इस सीरीज का चौथा और बेहद अहम मैच टीम इंडिया अपने नियमित कप्तान के बिना खेल रही है, जिसमें टॉस हारने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल देना युवा खिलाड़ियों के जोश का बेहतरीन नमूना है। तेलंगाना में एक नाबालिग के बलात्कार के मामले की जांच शुरू हो गई। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में 7 साल की बच्ची के बलात्कार के मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बच्ची के रेप से गुस्साई महिलाओं ने नीलोफर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। बच्ची नीलोफर अस्पताल में भर्ती है। तमिलनाडु में डीआरआई ने श्रीलंका से तस्करी कर लाया गया करीब 16 किलो सोना जब्त किया। सोने की कीमत 4 करोड़ 74 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक कार का टायर फटने से हुए हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्रिटेन की संसद में गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाए जाने के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया गया। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने संसद में ये प्रस्ताव पेश किया। संसद में पेश प्रस्ताव के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। कपिल शर्मा के कॉमेडी शो को इंटरनेट पर लोग पसंद कम और नापसंद ज्यादा कर रहे हैं। कपिल शर्मा के कॉमेडी शो को लोगों की नाराजगी साथियों के शो छोड़ने के बाद देखने को मिल रही है। इसीलिए कपिल शर्मा के कॉमेडी शो को अब YouTube पर लोग पसंद कम कर रहे हैं और नापसंद ज्यादा कर रहे हैं। सोनी टीवी के ऑफिशियल YouTube चैनल पर द कपिल शर्मा शो के एपिसोड 92 को देखने वाले लोगों में 75,000 लोगों ने पसंद और नापसंद वाला बटन दबाया। जोक सुनाते हैं। केवल 16,000 लोगों ने शो को पसंद किया और 59,000 लोगों ने शो को नापसंद करने वाले बटन को दबाया। ये वही शो था जिसमें तापसी पन्नू और मनोज वाजपेयी शो में कपिल के मेहमान बनकर आए थे। शबाना आजमी जी ने रॉयल्टी नहीं मांगी? रॉयल्टी तो मुझे मांगनी चाहिए थी, मेरी बीवी का नाम भी शबाना है। लेकिन शो से डॉक्टर मशहूर गुलाटी यानी सुनील ग्रोवर गायब थे, तो इसके बाद एपिसोड 93 भी YouTube पर आ चुका है। लड़कियां ज्यादातर बेरोजगार को पसंद करती हैं। अच्छा, बेरोजगार लड़का उसको बहुत पसंद आएगा। कितना ख्याल रखता है मेरा। इस शो को देखने के बाद भी हजारों लोगों ने YouTube पर पसंद और नापसंद वाले बटन दबाए हैं। इनमें पसंद करने वाले लोग केवल 9,000 रहे और नापसंद करने वाले 31,000 रहे। यानी नापसंद करने वालों की गिनती पसंद करने वालों से करीब 3.5 गुना ज्यादा है। कपिल के लिए बुरी खबर केवल इतनी नहीं है, बल्कि चर्चा तो यह है कि अब सोनी चैनल कपिल के शो को बंद करने पर विचार कर रहा है, जिसकी वजह चैनल को अपने YouTube पेज पर भी मिल रही है, जहां लोग केवल डिसलाइक का बटन ही नहीं दबा रहे बल्कि कमेंट पेज पर कपिल के लिए गुस्सा भी निकाल रहे हैं। शो से एक के बाद एक चंदन प्रभाकर, अली असगर और सुनील ग्रोवर के अलग होने से अब शो में दिलचस्पी की वजह केवल कपिल शर्मा रह गए। भगवान का लाख लाख शुगर है। भगवान का क्या है? लाख लाख शुगर। आज मेरे को भगवान का 100 बीपी। इधर आओ। ऊपर से फैंस कपिल शर्मा को ही कलह के लिए गुनहगार मान रहे हैं, जिसका सीधा असर कपिल के शो की रेटिंग और व्यूअरशिप यानी शो देखने वालों की गिनती पर पड़ रहा है। सौभाग्य की बात यह कि कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच हुए विवाद के बाद कपिल शर्मा की मुश्किलें खासी बढ़ गई हैं, क्योंकि बड़े सितारों के शो से अलग होने के बाद कपिल शर्मा नया एपिसोड तक नहीं शूट कर पाए। स्पेन की पुलिस पेचकस और हथौड़े की मदद से केले को छीलने लगी, क्योंकि ये असली केले ना होकर नकली केले थे जिनमें कोकेन भरी थी। और इसीलिए स्पेन के एक पुलिस वाले ने नकली केले को दोनों हाथों से पकड़ा तो दूसरा पुलिस वाला पेचकस और हथौड़े की मदद से उसे तोड़ने लगा। केले की बाहरी परत इतनी सख्त थी कि वो टूटकर आड़ी तिरछी हो गई और फिर पुलिस वाले जैसे तैसे इसे पेचकस की मदद से फिर से छीलने लगे। इसके बाद केले के अंदर से जो निकला उसने पुलिस वाले के होश फाख्ता कर दिए। पुलिस वाले ने जब एक कागज पर केमिकल का छिड़काव किया तो इसके बाद पुष्टि हुई कि इस काली सेलो टेप के पीछे कुछ और नहीं बल्कि कोकेन थी।
पुलिस को केले के अंदर से 17 किलो कोकेन मिली, लेकिन नकली केले में कोकेन की तस्करी का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी स्पेन की पुलिस नकली केले से 2 करोड़ की कोकेन बरामद कर चुकी है। सौभाग्य की एक बात यह कि नशे के सौदागर अपने धंधे को चलाने के लिए ऐसी नई नई तरकीबें तलाशते रहते हैं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी अक्सर ऐसी तरकीबों की हवा निकाल देती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक मशीन अचानक बर्फ उगलने लगी। ये मशीन बर्फ हटाने के लिए लाई गई थी, और फिर जब इस मशीन ने अपना काम शुरू किया तो बर्फ सड़क से उठाकर दूसरी ओर फेंकनी शुरू कर दी। संतरी रंग की मशीन के साथ साथ यहां पीले रंग की क्रेन भी अपने काम में लगी थी। ये मशीन अब तक मुगल गार्डन रोड का करीब 25 किलोमीटर का रास्ता साफ कर चुकी है। छोटे मोटे सिलेंडरों को साथ साथ सफाई कर रहे हैं और 25 किलोमीटर क्लियर हो गई है। सर्दियों में हुई बर्फबारी के बाद से पहाड़ सफेद चादर में लिपटे पड़े हैं, तो जगह जगह रास्ते जाम हो चुके हैं। इन्हीं रास्तों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सौभाग्य की बात है कि भारी बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का संपर्क टूट गया था, लेकिन मशीन के जरिए जिस तेजी से बर्फ हटाने का काम शुरू हुआ है, उससे उम्मीद है कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में डॉक्टर शिद्दत से एक 6 दिन की बच्ची के इलाज में जुटे थे। इस बच्ची को दिल्ली पुलिस की टीम अस्पताल लेकर आई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने फौरन बच्ची को आईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया। बच्ची को मॉडल टाउन इलाके में एक नाले के पास कोई छोड़कर चला गया था। एक राहगीर महिला के खबर देने पर पुलिस ने बच्ची को बरामद किया और अस्पताल पहुंचा दिया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ट्रेस हो जाए। बच्ची की हालत फिलहाल ठीक है। बच्ची की हालत अभी ठीक ठाक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। बच्ची को लावारिस हालत में छोड़कर जाने वाली की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस इलाके के सीसीटीवी भी खंगाल रही है। तो बात की एक बात यह कि समाज में बेटियों को लेकर दकियानूसी सोच पालने वालों की आज भी कमी नहीं है। ऐसी घटनाएं सिर्फ कानून बनाकर नहीं रोकी जा सकती, इसके लिए सामाजिक पहल भी जरूरी है। रूस में जमी हुई बाइकाल झील पर कुछ लोग नाव चलाने लगे। नाव चला रहे ये लोग अलग अलग देशों के खिलाड़ी थे जो बाइकाल कप में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। और जैसे ही जमी झील पर रेस शुरू हुई तो सभी खिलाड़ी नाव को दौड़ाने लगे, और जब नाव एक समान स्पीड पर पहुंच गई तो फिर उस पर छलांग लगाकर बैठ गए। झील जमी हुई थी, इसलिए खिलाड़ी नाव को खेने की जगह हवा के रुख से इसकी स्पीड बढ़ा रहे थे। खिलाड़ी नाव के एक हिस्से पर लगी रस्सी को जितनी तेज खींचते, नाव उतनी तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगती। इस दौरान एक बार को तो ऐसा लगा जैसे 2 नाव आपस में टकरा जाएंगी। हालांकि वो टकराने से बाल बाल बच गई। जोखिम से भरे इस मुकाबले को अमेरिका के क्रिस बर्गर ने जीता। सौभाग्य की बात यह कि रोमांच के शौकीनों के लिए ऐसे आयोजन किसी वरदान से कम नहीं होते, क्योंकि यहाँ रोमांच के साथ जीतने के जुनून को भी प्लेटफॉर्म मिलता है। ब्राजील में एक मुर्गी के बच्चे के 4 पैर हैं। ब्राजील में 10 दिन का एक मुर्गी का बच्चा अपने 4 पैरों की वजह से सुर्खियों में है। 2 पैरों की जगह 4 पैरों के साथ पैदा होने की वजह से उसके बचने की उम्मीद बेहद कम जताई जा रही थी, लेकिन दुनिया में आने के 1.5 हफ्ते बाद भी वो न केवल आराम से घूम रहा है, बल्कि अपने साथियों का हीरो भी बना हुआ है। अमेरिका में 7 साल के एक बच्चे पर एक टीवी शो में हिस्सा लेने का ऐसा जुनून सवार है कि उसने अपने घर में ही इसके लिए अभ्यास शुरू कर दिया। इस टीवी शो का नाम है अमेरिकन निंजा वॉरियर, जिसमें उसे पहुंचाने के लिए उसके माता पिता भी उसकी मदद कर रहे हैं। अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने घर को ही ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है, जहां ये बच्चा अलग अलग तरह के स्टंट करता रहता है। अब उसने शो के लिए अपना अभ्यास करता हुआ वीडियो भी भेज दिया है। अमेरिका में एक तोते को गाना सुनने और गाने का बेहद शौक है। ये तोता गाना गाते वक्त अपना वीडियो भी बनवाता है और बाद में उसे सुनता है। अपनी आवाज सुनने के दौरान ये फिर उसी गाने को साथ साथ दोहराने लगता है। मेलबर्न घूमने गए एक शख्स ने अपने सफर को यादगार बनाने के लिए अलग तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने पूरे ट्रिप को वीडियो 360 के जरिए रिकॉर्ड किया। इस तकनीक में एक साथ कई कैमरों को ऊंचाई पर रखकर रिकॉर्डिंग की जाती है, जिसको बाद में देखने पर ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ की तस्वीरें एक साथ खींची गई हों। जो गैर कानूनी था वो तो गैर कानूनी ही था। दुर्भाग्य ही था कि उस पर कोई पल रहा था। सौभाग्य की एक बात, बस इसलिए चलने देते क्योंकि वो चल रहा था। मिलते हैं कल। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौभाग्य की एक बात। समर्थकों के भारी हंगामे के बीच सांसद पप्पू यादव पटना में गिरफ्तार।
यूपी के बाद झारखंड की रघुवर दास सरकार ने भी अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया। अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के खिलाफ यूपी के कई शहरों में मीट कारोबारियों की हड़ताल। बूचड़खानों पर योगी सरकार ने कहा, लाइसेंस वालों को डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ अवैध दुकानों पर हो रही कार्रवाई। लखनऊ में रिवर फ्रंट पहुंचे सीएम योगी ने गोमती की गंदगी पर अधिकारियों को फटकारा। सैंडल कांड के आरोपी सांसद के समर्थन में उतरी शिवसेना ने कहा, माफी क्यों मांगे गायकवाड़। धर्मशाला टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत से सिर्फ 87 रन दूर टीम इंडिया। प्रायोजक है पतंजलि हनी, हानिकारक केमिकल से बनी चीनी छोड़िए और अपनाइए पतंजलि नेचुरल हनी।